नमस्कार माय स्टूडेंट्स। क्लास 12th के सिलेबस के बारे में हम बताने जा रहे हैं। इसी सिलेबस के अनुसार आप सब लोग तैयारी करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध वीडियो है जो सिलेबस के अनुसार बनाया गया है, जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा मार्क बनाएगा। मेरे प्रिय छात्रों, आप प्रत्येक चैप्टर के बारे में ध्यान से तैयारी करेंगे। जो समझ में आपको नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में डालेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हर चैप्टर के बारे में आप गहनता से अध्ययन करेंगे। 2 से 3 बार आप देखिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। हम वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स एंड मेरे प्रिय छात्रों। हम आज आप लोगों की क्लास में 12th क्लास के बारे में, फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना भाई? आप लोगों ने 11th में पढ़ा और फिजिक्स की बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने अध्ययन किया होगा, हम ये आशा करते हैं। ठीक है ना भाई? आज से आप लोगों को हम क्लास 12th के फिजिक्स के बारे में, क्लास 12th के फिजिक्स पढ़ाएंगे। ठीक चलिए भाई, सबसे पहले हम फिजिक्स शब्द पर ही बातें करते हैं। फिजिक्स किसे कहते हैं या फिजिक्स क्या चीज़ है? फिजिक्स को हमें डिफाइंड करना है। अगर देखा जाए तो फिजिक्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं? फिजिक्स को हम हिंदी में भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक, यदि और देखा जाए फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है, ये उत्पत्ति कैसे हुई, तो हम फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति के बारे में अगर बात करें तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति जो हुई वो फ्यूसिशियस नामक शब्द से हुआ। ठीक, बस ठीक है भाई, ज़्यादा हम फिजिक्स की कहानी पे नहीं जाएंगे। अब हम आते हैं आपकी फिजिक्स की परिभाषा के बारे में। फिजिक्स को डिफाइंड करते हैं। फिजिक्स किसे कहते हैं? देखिए भाई, फिजिक्स जो है, आप समस्त ब्रह्मांड में जो घटित घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं, आप ग्रह, उपग्रह, पिंड, ये सब भी ले सकते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत भी ले सकते हैं। ये सब भी जो भी घटित घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं वो आपका क्या है? फिजिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स की परिभाषा के बाद हम आपके क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर आप जानती हैं, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो आपकी क्या है? विद्युत है। क्या है भाई? विद्युत है। इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी या वैद्युत किसे कहते हैं? आप लोगों ने हाई स्कूल में भी पढ़ा कि विद्युत किसे कहते हैं। आपको बताया गया, विद्युत धारा की डिफिनीशन बताया गया। विद्युत धारा की डिफिनीशन आप लोगों ने जो पढ़ा हाई स्कूल में कि आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या भाई? आवेशों की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। या दूसरे शब्दों में यदि आप इसे डिफाइन करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी डिफाइंड होता है। ठीक है ना? अब हम इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत ये आपका जो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक, ये आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में जब हम बात करते हैं तो आप देखिए, सबसे पहले आपका जो है वैद्युत आवेश है।
वैद्युत आवेश की आप लोगों ने ये जब इंट्रोडक्शन में चलेंगे तो कैसे डिफाइंड किया गया है ये आप देखिए, लगभग बताया जाता है, आपकी बुकों में भी बताया गया है कि आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व की घटना है। आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व की घटना यह है कि सबसे पहले जब आपका क्या हुआ, ये वैद्युत आवेश शब्द की खोज की गई, यानी कि एक दार्शनिक थे, वो दार्शनिक का नाम थेल्स, क्या था वो, जो आपके दार्शनिक थे वो थेल्स नामक दार्शनिक थे। इन्होंने ही आवेश के बारे में बताया, यानी कि ये कुछ ऐसे पदार्थों को उठाया, जैसे ऊनी पदार्थों को उठाया। इन ऊनी यानी कि ऊनी जो आपका क्या किया इन्होंने, उठाने के बाद ये क्या करते हैं, जैसे अभी आप देखिए, कांच ले लीजिए और आबनूस की छड़ ले लीजिए, दोनों छड़। अब हम क्या करते हैं, इस आबनूस की छड़ को और कांच की छड़ को किसी भी रेशम से रगड़िए या बिल्ली की खाल से रगड़िए। ऐसे रगड़ने के बाद क्या होता है, इन आवेशों के कारण, यानी कि जो आपके छड़ हैं उन पर स्वतः आवेश उत्पन्न हो जाता है। कैसे भाई, वो एक दूसरे को एट्रैक्टिव और रिपल्सन, यानी कि एक दूसरे से क्या करते हैं, वो आपके पास आते हैं उनके कारण, आवेशों के कारण, और एक दूसरे से दूर हटते हैं। ठीक, तो ये आपका है वैद्युत आवेश के बारे में। अब आवेश को जब डिफाइंड किया गया तो आवेश को डिफाइंड दो दोस्तों, थोड़ा सा हम और बात करते हैं आवेश के इतिहास के बारे में। आप लोगों से हमने बताया कि सबसे पहले थेल्स नामक वैज्ञानिक ने आवेश के बारे में अध्ययन किया, और उसके बाद कौन अध्ययन किया, इसके बाद आपके एक वैज्ञानिक और हैं गिलबर्ट। इन्होंने सन 1600 ईस्वी में, ये इंग्लैंड के हैं, और इन्होंने ये पता लगाया कि अंबर जो है, अंबर की भांति अनेक ऐसे पदार्थ होते हैं, जैसे कांच हो गया, आबनूस हो गया, गंधक हो गया, ये सब आपके ऐसे पदार्थ हैं कि ये भी अगर किसी वस्तु पर रगड़े जाते हैं या हल्की वस्तुओं को ये रगड़ने से क्या करते हैं, हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। आप सिंपल सा एग्जाम्पल ले लीजिए, आप अपने क्लास में बैठे हों और कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। कागज के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद आप अपनी पेन को अपने बाल में रगड़िए, और रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाइए। समीप ले जाते हैं तो कागज के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो पेन में चिपक जाते हैं। इसी घटना को वैद्युत आवेश की घटना कहा गया। अब देखिए, ये आकर्षण क्यों हुआ। ऐसी भी घटना होती है कि वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को एट्रैक्टिव ना करके रिपल्सन करता है, प्रतिकर्षित करता है। क्यों भाई, तो ये देखा गया इन पदार्थों में गुण रगड़ने के कारण उत्पन्न होता है और घर्षण के द्वारा उत्पन्न होता है। इस गुण के प्राप्त कर लेने पर जो पदार्थ होता है वो वैद्युतमय होता है या वैद्युतमय हो जाता है, या ऐसे पदार्थ को हम वैद्युतमय कहते हैं। ठीक, आप आगे और देखिए, इस कारण आप कह सकते हैं कि उनमें यह गुण उत्पन्न होता है। इस गुण के उत्पन्न होने से आप क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। इस गुण के उत्पन्न हो जाने से ये आपका क्या कहलाता है, विद्युत कहलाता है। इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है। किसी पदार्थ के वैद्युतमय हो जाने पर यह कहा जाता है कि पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया, और जब पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया तो वो क्या हुआ, आवेशित हो गया। स्पष्ट है कि वैद्युतमय पदार्थ को आवेशित पदार्थ कहते हैं। वैद्युतमय पदार्थ को आवेशित पदार्थ कहते हैं। जो आवेशित पदार्थ है या वैद्युत आवेश जो है वो
आपके 2 टाइप्स, यानी कि ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, अब आपका जब 2 प्रकार के आवेशों को डिवाइड किया गया तो सबसे पहला आपका धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश कहलाया। अब आप ये जानेंगे कि धन आवेश किसे कहते हैं, ऋण आवेश किसे कहते हैं। आपको बताया गया है कि जब आप कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, या जब कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ते हैं और कांच की छड़ में जो आवेश उत्पन्न हो जाता है वह आपका क्या कहलाता है, धन आवेश कहलाता है। कौन सा आवेश कहलाएगा भाई, धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज के नाम से जाना जाएगा। इसी प्रकार से आप जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, रेशम से नहीं, बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं और आबनूस की छड़ पे जो आवेश उत्पन्न होगा, जो चार्ज उत्पन्न होगा, वो चार्ज आपका ऋण आवेश कहलाएगा। ठीक है ना। यह आपका जो धन आवेश है, ऋण आवेश है, ये नाम किसने रखा। ठीक, धन आवेश और ऋण आवेश का जो नाम रखा गया वो अमेरिकन वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने रखा। 1750 ईस्वी में ये रखा गया। ठीक है ना। इनके प्रयोगों से जो स्पष्ट हुआ वो क्या हुआ, फ्रैंकलिन ने धन आवेश और ऋण आवेश का अध्ययन किया और अपना एक प्रयोग किया। उस प्रयोगों के द्वारा स्पष्टीकरण किया कि जो धन आवेश है, अर्थात ये धन आवेश सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जब विजातीय आवेश होगा तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, आकर्षित होंगे। ये आपका इन्होंने पूरा स्पष्टीकरण किया। ठीक है ना भाई। अब हम आगे बात करते हैं अगले टॉपिक पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन, जो आवेशों का परिकल्पना किया गया, आवेशों के बारे में परिकल्पनाएं की गई। यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। ये एक परिकल्पना है। क्या, आवेश वाहकों की परिकल्पना के बारे में बात करें तो सबसे पहला आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। ये एक थ्योरी है। ये थ्योरी क्या कहता है आवेश वाहकों के बारे में, इन्होंने अपना एक बताया कि आवेश वाहकों की जो परिकल्पना का आधुनिक रूप है वही इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार आपके प्रत्येक पदार्थ पर कुछ ना कुछ आवेश जरूर होता है और प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक परमाणु का जो आपका प्रोसेस है, प्रत्येक परमाणुओं के बीच में एक भारी भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। समझ रहे हैं ना भाई। प्रत्येक परमाणुओं के बीच में एक भारी भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। उस नाभिक में आपका क्या होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन उपस्थित होता है। न्यूट्रॉन धन आयन होता है, न्यूट्रॉन ऋण आयन होता है और प्रोटॉन जो है वो धन आयन होता है। इस प्रकार से ये आपका आवेश वाहकों की परिकल्पना में इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में बताया गया। ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे कंजर्वेशन लॉ। ठीक है ना, अगले हेडिंग के बारे में। कंजर्वेशन लॉ, आवेश का संरक्षण नियम। ये आपका कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये जो है सीधा सीधा आपने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा होगा, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक, कि कंजर यानी कि उष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ या उष्मागतिकी का संरक्षण नियम या ऊर्जा संरक्षण नियम किसे कहते हैं, सेम वही रूल, वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम। वैद्युत आवेश को ना नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में आवेशों की वैल्यू में क्या होगा, कमी या वृद्धि की जा सकती है। यही आपका क्या कहलाता है, आवेश का संरक्षण नियम कहलाता है। ठीक है ना। वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं भाई, यह है आपका वैद्युत आवेश का
क्वांटमीकरण, ठीक है ना, क्वांटमाइजेशंस ऑफ चार्ज। वैद्युत आवेश स्मॉल ई का जो है पूर्णांक गुणज होता है, जिसे हम आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। लिखेंगे भाई, आप नोट कर लेंगे। वैद्युत आवेश का स्मॉल ई का पूर्णांक गुणज होता है, जिसे आवेश का क्वांटमीकरण कहलाता है या कहते हैं। अब आप देखिए, आवेश क्वांटमीकरण का सबसे पहले आपके फैराडे नामक वैज्ञानिक ने ये बताया। फैराडे ने क्वांटमीकरण को डिफाइन किया और ये आवेश कैसे क्वांटमीकरण होता है उन्होंने पूरा विस्तारित घटना बताया। ज़्यादा हम इसके बारे में अध्ययन नहीं करेंगे भाई, हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है ना। क्या है आगे जो है आपका वैद्युत आवेश के यूनिट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। वैद्युत आवेश का जो यूनिट है वो आपका क्या होता है? सीधा सीधा आप वैद्युत आवेश का मात्रक जो है वो कूलाम होता है। MKS पद्धति में यदि देखें तो ये आपका जो होता है, यानी कि आप जानते ही हैं M मतलब क्या है, MKS सिस्टम, MKS मीटर किलोग्राम एम्पियर सेकंड, ये आपके होते हैं। MKS पद्धति में जो आपका डिफाइंड किया गया कि वैद्युत आवेश को अगर तोड़ा गया तो उसमें कैसे, थोड़ा सा आप देखेंगे वैद्युत धारा पे चल के। वास्तव में आप देखिए कि किसी चालक में से वैद्युत आवेश के गुजरने की दर को ही वैद्युत धारा कहते हैं। अर्थात आप क्या कह सकते हैं, देखिए वैद्युत आवेश बराबर होता क्या है, वैद्युत आवेश बराबर आपका क्या होगा, वैद्युत धारा अपान क्या होगा, समय। यहां से आप Q इक्वल टू I अपान टी, ये Q इक्वल टू I अपान टी या I इक्वल टू आप क्या कर सकते हैं Q इंटू टी, ठीक है ना। यहां से आप जानते हैं कि Q इक्वल टू जो होता है वो NE होता है। NE क्या है भाई, ये जो N है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और जो स्मॉल ई है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और जो Q है वो आप जान ही रहे हैं कि वो आवेश है। आप देखिए यदि किसी चालक में एम्पियर की वैद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की वैद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा जो होगी वो 1 कूलाम होगी, ठीक। अब आपका ये कूलाम्स लॉ, हम कूलाम्स लॉ के बारे में बात करें अगले टॉपिक पे। कूलाम्स लॉ किसे कहते हैं ये हम बात करेंगे। कूलाम नामक वैज्ञानिक ने जो अपने नियम के बारे में प्रूफमेंट बताया, सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर 2 आवेशों के बीच कार्य करने वाले बलों के आधार पर या बलों के संबंध में एक नियम बताया। इसी नियम को कूलाम का नियम कहते हैं। यदि देखा जाए इनके नियम के अनुसार, आप लोग लिखेंगे भाई आगे, इनके नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों
दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना भाई, आप लोगों ने लिख लिया। ठीक, अब देखेंगे यह जो बल है उन आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। कैसे, हम प्रूफ पॉइंट में देखेंगे आप लोग। यह आपका एक आवेश है, यह आप मान लीजिए पॉजिटिव आवेश है Q, और आपका ये दूसरा आवेश है, मान लीजिए ये निगेटिव आवेश है, यह आपका Q1 और ये Q2 आवेश मान लीजिए। ठीक है ना भाई। अब इन आवेशों के जो बीच की दूरी है वो स्मॉल r मान लीजिए, और इन आवेशों के बीच जो बल लग रहा है वो आपका क्या है भाई, कैपिटल F है। बल क्या है, कैपिटल F है। ठीक, अब यदि देखिए तो यानी कि इसके नीचे आप थोड़ा सा एक लाइन में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि यदि दो बिंदु आवेशों के आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं तो उनके बीच लगने वाला बल F क्या होगा भाई, लगने वाला बल F, यह आपका F हो गया प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। ठीक है ना, यह आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। ठीक है ना। दूसरा आपका क्या होगा, F प्रोपोर्शनल 1/r², ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक, आपका फर्स्ट सेकंड और सेकंड यहां देखेंगे आप अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, आप समीकरण 1 और 2 के अनुसार ये देखेंगे तो क्या आएगा भाई, दोनों इक्वेशन एक दूसरे से मिक्सचर करते हैं। ये F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपान r²। ठीक है ना, ये होगा। आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपान r²। ठीक है, यह आपका फार्मूला निकलता है, समझ रहा है ना। आगे अभी और देखेंगे थोड़ा सा आगे क्या होता है भाई, और इसे हम कैसे डिफाइंड करते हैं। दोनों आवेश जो है यदि निर्वात में स्थित हो या वायु में स्थित हो तो ये आपका क्या होगा, ये इनका एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। ठीक, ये जहां आपका के आप लिखना चाहें एक लाइन लिख सकते हैं कि के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक, आप देखिए ये आप देखेंगे जो Q1 और Q2 है ये किसी मिडिल सिस्टम में रखा गया। मान ले यदि वाटर हो या आपका क्या हो, कोई लिक्विड फॉर्म हो, कोई भी आयल्स हो, तो वहां पर आपका जो K का वैल्यू होगा वो अलग हो जाएगा। यदि ये वैल्यू वायु और निर्वात में हो तो ये प्रायोगिक विधि है। प्रायोगिक विधि के द्वारा ये डिफाइंड किया गया है, प्रयोगों द्वारा यह बताया गया कि निर्वात तथा वायु के लिए क्या होता है भाई, ये होता है K इक्वल टू 1/4πε0 इंटू इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁹ इसका यूनिट क्या होगा भाई, ये होगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, प्रति
कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर, यह आपका क्या होगा, ये इसका मात्रक होगा, ठीक है ना। मात्रक के बारे में हम लोग बात कर लिए। अब आपका ये फार्मूला देखिए, ये इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, ये आपका क्या हो गया, समीकरण नंबर 3 से यहां लिखेंगे समीकरण 3 से देखिए F इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या है भाई, यही कूलम्ब्स लॉ है, क्या है, यही कूलम्ब का नियम है, ठीक है ना। आप लोगों को समझ में बेहतर आया होगा भाई, ठीक। अब देखिए जो कूलम्ब्स लॉ है, यानी कि यहाँ जो एप्सिलॉन 0 है वो क्या है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युत शीतलता है, ठीक। F जो है वो बल है, इस बल को हम वैद्युत बल भी कहते हैं। आप देखेंगे वैद्युत बल कहते किसे हैं, ठीक है ना भाई। आप देखिए वैद्युत बल किसे कहते हैं, वैद्युत बल को हम डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। वैद्युत बल की जो परिभाषा है वो आप देखिए, वैद्युत दो आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है जिसे हम वैद्युत बल कहते हैं। आप नोट कर लेंगे भाई, ये वैद्युत बल हो गया। अब हम जो यहाँ पर स्मॉल r है, कैपिटल F है, F का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, स्मॉल r का मात्रक क्या होगा भाई, मीटर होगा। जो दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, आवेश का मात्रक कूलम्ब हमने बताया ही। तो यहाँ से F या एप्सिलॉन 0 के मात्रक के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ से आप डिफाइन कर लेंगे। यदि आपसे पूछा जाए एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होता है, एप्सिलॉन 0 का मात्रक देखिए भाई, ये आपका जो फार्मूला होगा वो कैसे आप तोड़ेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा F R स्क्वायर मल्टीपल 4 अपान क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2। एप्सिलॉन 0 का मात्रक बराबर आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भाई, एकदम सेम वैल्यू लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब, कूलम्ब स्क्वायर एकदम यही होगा, ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर एप्सिलॉन 0 का मात्रक, ठीक है ना। आगे देखेंगे आपका एप्सिलॉन 0 का बीमा क्या होता है, बीमी सूत्र। एप्सिलॉन 0 का जो बीमा होता है वो m के पावर -1 l के पावर -3 t के पावर 4। देखिए एप्सिलॉन 0 की बीमा, एप्सिलॉन 0 की बीमा ये पूछा जाता है भाई, इसलिए बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, ठीक है ना, इसलिए ये बताया जा रहा है m के पावर -1 l के पावर -3 t के पावर 4 और आपका a के पावर 2, ये आपका होता है एप्सिलॉन 0 की बीमा, ठीक है ना। आप ये नोट कर लेंगे, ठीक। आगे अब बात करेंगे हम अगले हेडिंग के बारे में, अगले टॉपिक के बारे में, ठीक है भाई। अब हम आगे और बात करते हैं वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है ना भाई। जो वैद्युत बल है और गुरुत्वाकर्षण बल जो है, ये दोनों में एक दूसरे में हम कंपेयर करेंगे भाई, ठीक है ना। आप लोगों को नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं। देखिए वैद्युत बल आकर्षण भी हो सकता है तथा प्रतिकर्षण भी हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सदैव आकर्षण बल ही होता है। गुरुत्वाकर्षण बल प्रतिकर्षण नहीं हो सकता,
ये सदैव आकर्षण होता है। ये वैद्युत बल जो है ये दोनों हो सकता है, ठीक है ना। और अगर आपका सेकंड में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जो वैद्युत बल है गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है, ठीक है ना। बस 2 कॉपी है, आप लोगों के एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। चलिए अगले हेडिंग के बारे में, यह आपका सेकंड नंबर, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक, वैद्युत बल रेखाएं। अब इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो आप देखेंगे ध्यान से या सुनेंगे ध्यान से, नोट भी कर सकते हैं। किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना भाई। और देखते हैं वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक, नोट हो गया होगा भाई। अब इसमें जो आगे बढ़ते हैं, वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, ठीक। अगला आप लिखना चाहें तो वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को वैद्युत बल रेखा कहते हैं, वैद्युत बल रेखा कहते हैं, ठीक। ये हो गया वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे, वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में, वैद्युत बल रेखा के गुण क्या क्या होते हैं, और वैद्युत बल रेखा ये कितने गुण इसके होते हैं। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। कैसे, देखिए एग्जाम्पल के फॉर्म में, ये धन आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये ऋण आवेश है, निगेटिव चार्ज, ठीक है ना भाई, निगेटिव चार्ज। अब हम कह रहे हैं कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो ये देखिए ऐसे वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से उत्पन्न होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई कि ये आपका धनायन चिन्ह जो है, ऐसे आपकी लकीर बनाए जाते हैं, ये लाइंस होते हैं, कहते हैं इस पे तीर का एरो का चिन्ह लगाओ, तो आप कैसे लगाएंगे। यदि धन आवेश है तो ये सदैव बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है ना। यदि आपसे कह दें कि ये ऋण आवेश है, ठीक है ना, तो ये आपका यानी कि एरो का चिन्ह इस पे अप्लाई करो, ठीक है ना। तो ये सदैव क्या करता है, वैद्युत बल रेखाओं को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, प्राप्त करता है। तो ये आप ऐसे लगाएंगे। इस प्रकार के अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप बताएंगे, ठीक है ना। आप सीधा सीधा सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से उत्पन्न होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं, ठीक है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड गुण के बारे में बात करेंगे। बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर क्या होती हैं, ये निकलती हैं और बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है ना, बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। और आप ऐसे लिखना चाहते हैं कैसे, ये जो आपका धन आवेश से निकलेंगी बल रेखाएं, ये आपका क्या है, ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो ये सदैव ये वक्राकार रूप में होती हैं, ये रेखाएं वक्राकार रूप में होती हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं
कैसे ये पूरा प्रोसेस है। ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। ठीक, इसी कारण ये क्या होता है, यानी कि विपरीत आकर्षण इसमें आपका होता है, विपरीत आकर्षण होता है। ठीक, और भी आप बता सकते हैं कि दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, उस बिंदु पर बल की दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। ठीक है ना। बस आप देखिए, आगे अगले टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।